नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स बीएससी फोर्थ सेम की। दोस्तों इससे पहले हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर ली थी। आज हम फोर्थ यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट यूनिट है दोस्तों इस केमिस्ट्री की। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली जो रिएक्शंस होते हैं उनके रेट को डिस्कस करते हैं कि मतलब रिएक्शन फास्ट हो रही है या फिर स्लो हो रही है, तो उसके रेट पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है एक्सप्लेनेशन। ये जो चैप्टर है दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स, ये आपने क्लास 12th में ही पढ़ा होगा, इसलिए मतलब एग्जामिनर सोच के चलता है कि आपकी बेसिक क्लियर होंगे। और ये स्टार्ट होती है डायरेक्ट टॉपिक से, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक से डायरेक्ट स्टार्ट होता है चैप्टर। इसमें इतना बेसिक बताया नहीं जाता आपको। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिक ऑफ कोलिजन थ्योरी। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, उसको हम कोलिजन थ्योरी की मदद से समझ सकते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या होती है दोस्तों? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द केमिकल रिएक्शंस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होती है दोस्तों जब कोलिजन्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये बेसिक सी बात है, इसी बात को हम कोलिजन थ्योरी कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, उसी से केमिकल रिएक्शन होती है। According to this theory, only a small fraction of collisions is effective in bringing about the chemical reaction and the rest of the collisions are ineffective। मतलब जो ये कोलिजन्स होते हैं सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं केमिकल रिएक्शंस को ब्रिंग करने के लिए। इसमें से कुछ कोलिजन्स या फिर कुछ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स ही इफेक्टिव होते हैं केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, और बाकी जो कोलिजन्स होते हैं उनको हम इनइफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कोलिजन्स इनइफेक्टिव क्यों होते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी कंसेप्ट को। इसमें क्या होता है दोस्तों? मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल टू कोज अ केमिकल रिएक्शन। ये वो एनर्जी होती है दोस्तों, ये कम से कम वो एनर्जी होती है जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल होता है उसके पास होनी चाहिए ताकि क्या हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए। मतलब मिनिमम एनर्जी जो एक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल पोजेस करे ताकि जो रिएक्शन है वो हो जाए, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं उसको। इफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज लेस देन दिस वैल्यू, अगर एनर्जी इस वैल्यू से कम होगी दोस्तों तो जो कोलिजन्स होंगे वो इनइफेक्टिव होंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसके बाद ये कुछ ग्राफ है। सबसे पहला ग्राफ है दोस्तों, यहाँ पर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिस है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये कुछ ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। ये कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल है जो इफेक्टिव कोलिजन्स को कराने के लिए कैपेबल हैं। वहीं दूसरी साइड अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। यहाँ पर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कैपेबल है इफेक्टिव कोलिजन्स कराने के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स हैं। यहाँ पर ये T1 टेम्परेचर पे थी, ये जो सेकंड कर्व है T2 टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के अक्रॉस बढ़ाया गया है, तब हमें ये कर्व देखने को मिली है। अब देखते हैं कर्व कैसे आई दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट को जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है दोस्तों? द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ये वो एनर्जी होती है दोस्तों जो हमें रिएक्टेंट्स को देनी पड़ती है जिससे जो उनकी एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल हो जाए। अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की इक्वल हो जाएगी रिएक्टेंट्स की तो वो क्या कर सकेंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स को कर सकेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें देनी पड़ती है रिएक्टेंट्स को ताकि उनकी एनर्जी क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। इसको हम ई नोट से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, ई ए इज इक्वल्स टू ई टी माइनस ई आर। ई टी यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी है दोस्तों और ई आर है एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी में से, मतलब इतनी एनर्जी हमें उसे देनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या दोस्तों, इन दिस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम T1 टू T2, ये हमने देखा था दोस्तों इस ग्राफ में। जब हमने टेम्परेचर को T1 से T2 इंक्रीज किया तो द कर्व्स गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट। मतलब जो कर्व थी वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गई। इससे क्या पता चलता है, इंडिकेटिंग दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हाई एनर्जी आर इंक्रीज। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, जो हायर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स थे वो बढ़ गए थे। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, देयरफॉर
द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स पोजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी हैज इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स फॉर ए राइज ऑफ 10 डिग्री इन टेम्परेचर। मतलब जो जितने फ्रैक्शंस ऑफ मोलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी को पोजेस कर रहे थे वो लगभग 2 गुने हो गए थे जैसे हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया। मतलब मोलिक्यूल्स यहाँ पर तो देखिए दोस्तों कम मोलिक्यूल्स थे, जैसे हमने इसका टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री से बढ़ाया तो यहाँ पर हमें जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स मिले वो लगभग 2 गुने हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और लगभग ऑलमोस्ट एक्टिवेशन एनर्जी 2 टाइम्स हो जाती है। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे दोस्तों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोस्तों इस यूनिट का अब नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती है उसकी काइनेटिक्स को देखेंगे। अ रिएक्शन इज सेड टू बी 2 ऑर्डर। कोई भी रिएक्शन है वो हम उसको 2 ऑर्डर की कब कहेंगे दोस्तों, अगर उसका रेट जो होता है वो 2 कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करता है। वो सेम भी हो सकती है दोनों टर्म्स और अलग भी हो सकती है। जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन होती है A प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं दोस्तों C प्लस डी। यहाँ पर अगर रेट हमारा A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे ये रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी कि सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स रिएक्शन फॉलो करती है। यहाँ पर दोस्तों ये भी हो सकता है, ये जो हमने बी लिया है ये ए के इक्वल भी हो सकता है, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम भी हो सकती है। तो यहाँ पर 2 केस बन सकते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। अगर सेम कंसंट्रेशन है तो क्या इफेक्ट पड़ता है रेट पर, और अलग कंसंट्रेशन है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम देखेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले दोस्तों रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ओनली 1 टाइप ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट ही एक टाइप का है तो एक टाइप का रिएक्टेंट मतलब दोनों सेम है, ए जो बी है वो भी ए के इक्वल है और ए है वो ए के इक्वल है ही। तो ऐसे हमारी जो रिएक्शन होगी दोस्तों वो हो जाएगी 2A मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कंसंट्रेशन पर, ये हमारा ए है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे दोस्तों और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम के कहेंगे, इसको हम रेट कांस्टेंट कहते हैं दोस्तों। तो रेट यहाँ से हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के इंटू में ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर मैं इनिशियली बात करूँ तो सबसे पहले अगर टाइम 0 था, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट कोई नहीं था, रिएक्टेंट माना कि हमने ए था हमारे पास, तो स्टार्टिंग टाइम में देखूँगा मेरे पास t इज इक्वल्स टू 0 पर जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी वो ए थी रिएक्टेंट की, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी 0 थी। प्रोडक्ट की 0 इसलिए थी दोस्तों, जैसे ही रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं था, मतलब तब तक रिएक्शन इनिशिएट नहीं किया था रिएक्शन ने, तो प्रोडक्ट कोई बनेगा नहीं। यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। माना कुछ टाइम टी के बाद जो हमारी जो कंसंट्रेशन है ए की वो x से रिड्यूस होगी, मतलब x घट गई। जैसे ही टाइम t हुआ मतलब कुछ समय के बाद जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन x माइनस होगी, यानी कि वो जो कंसंट्रेशन हुई है वो प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट होगी, यानी कि प्रोडक्ट की उतनी कंसंट्रेशन हो गई और उसको हम रिएक्टेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं रेट निकालूं तो रेट होता है dx/dt, वो हो जाएगा k इंटू में a माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें dx/dt ये मिल जाएगा। अब x वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे और जो अलग टर्म्स है उनको एक साइड करेंगे, तो यहाँ पर dx से dx के अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों a माइनस एक्स स्क्वायर और dt उस साइड चला जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/a माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन दोस्तों 1/a माइनस एक्स कैसे हुआ, यहाँ पर हमारे पास है 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये होता है दोस्तों -1 ये हो गया 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों -1/x, तो ये मेरा x है तो -1/a माइनस एक्स। अब जो x का है उसका भी करना होता है दोस्तों, x का यहाँ पर हो जाएगा -1, तो -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -1 -1 + 1, तो हमें टोटल ये मिल जाएगा। इस साइड अगर मैं बात करूं तो k dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा kt प्लस में i जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, और जैसे कि रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इनिशियली हमारे पास t इज इक्वल्स टू 0 पर जो कंसंट्रेशन x थी वो 0 थी, क्योंकि उस समय पे हमारा प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं था तो x बराबर 0 हो जाएगी। अगर इन दोनों टर्म्स को मैं इस पे रख दूं तो मेरे पास दोस्तों 1/a माइनस 0, x की जगह पे 0 रखेंगे और t की जगह पे 0 रखेंगे तो i की वैल्यू मेरे पास 1/a आ जाएगी दोस्तों। अब i की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद दोस्तों मेरे पास ये आएगा 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt प्लस 1/a। यहाँ से अगर मैं kt की वैल्यू निकालूँ तो kt इस साइड रहेगा 1/a, इस साइड में जाकर माइनस का,
इनका एलसीएम आ जाएगा a इंटू ए माइनस एक्स, ऊपर बनेगा a माइनस ए, यहाँ पर माइनस एक्स था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का एक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का ए माइनस का ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बनेगा एक्स, नीचे रह जाएगा a इंटू ए माइनस एक्स। यहाँ से t जो मल्टीप्लाई में इसको मैं इस साइड में लेकर डिवाइड में कर दूंगा, इसको यहाँ पर डिवाइड में लेके आए तो k की वैल्यू आएगी 1/t इंटू में x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स। इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ a इज सी नोट, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन में मान लेता हूँ सी नोट है टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, अगर जो फाइनल कंसेंट्रेशन मतलब t टाइम पर कंसेंट्रेशन है वो सी टी है, तो यहाँ पर इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि a की जगह पे तो मैं सी नोट रख दूंगा दोस्तों, और a माइनस एक्स की जगह पे सी टी रख दूंगा। तो मेरे पास जो फाइनल टर्म आएगी वो ये आएगी दोस्तों, k इज इक्वल्स टू 1/t इंटू में 1/ct माइनस 1/c नोट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा और इसकी डेरिवेशन भी डायरेक्ट आ सकती है कि रिएक्शन मतलब जो केमिकल काइनेटिक्स होती है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल के दिखाऊं, तो ये आपको निकालना है, यानी कि उसका जो रेट कॉन्स्टेंट है k उसकी वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे दोस्तों, अगर रिएक्शंस में जो हमने यहाँ पर देखा था रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो एक ही टाइप का हो, अगर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट अगर दोनों अलग अलग हो तब जो रेट होगा वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, मतलब दोनों रिएक्टेंट्स है जो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी से क्या मिलेगा, हमको प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर रेट है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a की कंसंट्रेशन पर और b की कंसंट्रेशन पर, तो यहाँ पर dx अपॉन dt जिसको हम रेट कहते हैं dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये जो पीछे किया था हमने उसी जैसा है, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर तो a रहेगा और इसकी कंसंट्रेशन b रहेगी, टाइम t हो जाने के बाद इसकी कंसंट्रेशन a माइनस एक्स हो जाएगी और इसकी b की कंसंट्रेशन b माइनस एक्स हो जाएगी। जैसे हमने पीछे किया था इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा दोस्तों, बाय सोल्विंग इट इन सिमिलर वे वी गेट k इज इक्वल टू 2.303/t इंटू ए माइनस बी लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स ए इंटू बी माइनस एक्स। तो पीछे हमने क्या किया था, उसको सी नोट और सी टी से रिप्लेस किया था, सेम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू ये आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये k की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है रिएक्शन का। हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड होता है दोस्तों जिसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो आधी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब आधी हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन, उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो मेरे पास 2a से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था हमारे पास, जो पीछे रिएक्शन हमने की थी तो उसमें k हमारे पास आया था 1/t इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये पीछे हमने निकाली है दोस्तों वैल्यू। यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड पढ़ रहे हैं तो उसमें t का यूज़ होगा दोस्तों, तो अगर मैं t को इस साइड लेके आऊँ तो k अपॉन में आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर t हाफ क्या होता है, टी हाफ को ही हम हाफ पीरियड कहते हैं। हाफ पीरियड यानी कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन x थी, x क्या हो जाए मेरे पास हाफ हो जाए x, यानी कि हाफ करेंगे तो a/2 हो जाए, x को a/2 पुट करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल्स टू, टी को यहाँ पर टी हाफ से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि टी हाफ निकाल रहे हैं हम, तो इज इक्वल्स टू 1/k, एक्स की जगह पे रखेंगे a/2, यानी कि a/2 रखेंगे। a/2 रखने के बाद जो टी हाफ आया वो आ गया 1/k इंटू 1 इंटू में a, यानी कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/a के। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/a के। तो इससे हमें क्या पता चला, ड्यूज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी हाफ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। यहाँ पर CH3CHO ये गैसेज फॉर्म में है 791 टेम्परेचर पर, ये CH4 प्लस CO के अंदर स्प्लिट आउट हो जाएगा। एक एग्जांपल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ये भी है जिसको आप देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।